नमस्कार जी। आज शनिवार 29 अक्टूबर सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर दिन भर की खबरों का कैप्सूल लेकर। देश के नाम हिमाचल प्रदेश के एक और जवान ने अपनी शहादत दी है। हिमाचल का एक और बेटा देश की रक्षा करते हुए सरहद पर शहीद हो गया है। शहीद कुलभूषण मांटा चौपाल के रहने वाले थे, जो बांदीपुरा के पास आतंकवादियों से लोहा लेते हुए घायल हुए और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी शहादत हो गई। उनका पार्थिव शरीर, उनकी वीर देह कल रात उनके गांव चौपाल में, गौंठ गांव पड़ता है चौपाल में, वहां पहुंचा दी गई थी। आज राजकीय सम्मान के साथ इस परम शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारी इस मंच से इन शहीद को, शहीद कुलभूषण मांटा को शत शत नमन। ऐसे ही वीरों की वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। इसलिए राजनीति की खबरें चलती रहती हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस परिवार ने अपना बेटा, अपना जवान बेटा वतन के नाम कुर्बान कर दिया, ये वक्त उस परिवार के साथ खड़े होने का है। आप चाहें तो अपने कमेंट्स लिखकर शहीद को नमन कर सकते हैं। शहीद कुलभूषण मांटा 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए थे और बाद में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। उनके पीछे उनकी 25 वर्षीय पत्नी नीतू, 2.5 महीने का एक मासूम बेटा, पिता, माता और बहनें उनके बिलखता हुआ वो छोड़ गया उनको। लेकिन इन सब का सर गर्व से इसलिए ऊंचा है क्योंकि उनके लाल ने, उनके भाई ने, उनके सुहाग ने देश के नाम कुर्बानी दी है। 1 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी और निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखदायी किस्म की घटना है और ऐसे में हम सब शहीद को नमन करते हैं। आज की अगर बाकी खबरों की बात करें तो आज कांग्रेस की चार्जशीट आएगी। इसके अलावा आज ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसके कितने बागी मैदान में रहते हैं। बागियों को मनाने के लिए अब 7 घंटे शेष हैं, लेकिन इसी बीच में एक और खबर आई है जो चिंता में डालती है। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश की टॉप 3 स्टेट्स में पहुंच गया है। एक एक करके तमाम चीज़ों की हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मान मनोबल का आखिरी दिन है और 3 बजे तक नामांकन वापस का लिए जा सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन मैदान में है, कौन नहीं। 2 बड़े जो आज नाम वापस होंगे वो हैं, एक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर सिंह 2 दिन पहले मान मनोबल के बाद वो लौटे थे कुल्लू और आज वो अपना नामांकन वापस कर लेंगे। बाकायदा चौपर भेजा गया था उनको मनाने के लिए। 2.5-3 घंटे की बैठक हुई, उसके बाद वो माने। और कल कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार चिंतपूर्णी से मैदान में थे, उनके साथ भी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने भी अब मान लिया है कि वो पार्टी के हित में काम करेंगे। कितना हित में करेंगे, कितने हित में काम करेंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि वो आज अपना नामांकन लेंगे। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स बीजेपी और कांग्रेस में हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें सही हो गई हैं। अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगावत जगाए हुए हैं। अगर हम महेश्वर सिंह की ही सीट की बात करें तो महेश्वर भले ही बैठ गए हैं, लेकिन राम कुमार अभी मैदान में डटे हुए हैं। क्या 3 बजे तक वो टिके रह सकते हैं या फिर मान मनोबल के आगे वो भी पिघल जाएंगे? महेश्वर ने तो कह दिया था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, निर्दलीय नहीं लड़ सकता। क्या राम कुमार भी कोई नया बहाना लेकर आएंगे कि वो निर्दलीय नहीं लड़ सकते? देखना होगा। यही नहीं, बाकी जगह भी इस तरह की स्थितियां हैं। बीजेपी में ही सबसे ज्यादा बगावत राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर में है। सुभाष ठाकुर रूठे हुए हैं, बागी नहीं हुए हैं लेकिन रूठे हुए हैं। उन्होंने कह दिया है कि मलाल है, यानी अभी त्रिलोक जम्वाल के प्रचार में वो सीधे से उतरे नहीं हैं। लेकिन सुभाष शर्मा बिल्कुल डटे हुए हैं। लोगों ने उनको पैसे भी दिए हैं, वो लड़ रहे हैं। क्या वो भी बैठ जाएंगे? 3 बजे तक देखना होगा। कई लाख रुपए जो है लोग उनको दे चुके हैं। एग्जैक्ट डाटा भी हमारे पास लेटेस्ट नहीं है, लेकिन 7 लाख के करीब बताया गया था और बहुत से लोग उनको पैसे दे चुके हैं। फेसबुक पे उन्होंने अपना अकाउंट शेयर किया था रोते हुए और भावुक होकर, और उसके बाद उनको ये आर्थिक मदद लोगों से मिली कि ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। अब देखना होगा कि वो मान मनोबल को कितने तरजीह देते हैं या फिर जनता ने जो उनको प्यार दिया था नोट
पहले दे दिए थे, वोट तो बाद में मिलने हैं, लेकिन नोट पहले दे दिए थे उनकी एक पुकार पर, क्या वो उसके साथ जाते हैं? समय बताएगा। समय 3 बजे आ जाएगा। शाम तक ये कंपाइल भी हो जाएगा, कौन कौन बैठा कौन कौन नहीं बैठा, इसकी भी चर्चा हो जाएगी। अगर बिलासपुर की बात करें तो राजकुमार कौंडल पूर्व मंत्री दिखराम कौंडल के बेटे हैं, चुनाव में ताल ठोक रखी है। जाहिर है समस्या बीजेपी को होगी। बीजेपी का परिवार था, बीजेपी से ही निकले हुए लोग हैं, बीजेपी को समस्या होगी। ये झंडूता की बात है। झंडूता में जे.आर. कटवाल जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी तो झेल ही रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने चुनाव में ताल उनके खिलाफ ठोक दी है। हालांकि झंडूता में ही कांग्रेस के कैंडिडेट विवेक कुमार, जिनको युवा कोटे से एकमात्र टिकट कांग्रेस में मिला है, वो वयोवृद्ध नेता बीरूराम किशोर की चुनाव लड़ने की इच्छाओं के आगे परेशान है। बीरूराम किशोर भी चुनाव में ताल ठोके हुए हैं। वो भी मैं ना मानू की तर्ज पर चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, अभी 3 बजे ही पता चलेगा। ऐसी कोई सूचना अभी आई नहीं है कि बीरूराम किशोर बैठ जाएंगे। कांग्रेस में आने से परशुराम ने बगावत का बिगुल बजा रखा है। ये मुख्य सीटें आपको बता रहे हैं। उधर कांग्रेस में ही जगदीश सपैया को टिकट दिए जाने से सुलह में अब जगजीवन पाल भी बगावत में है। शायद होती है बगावत या नहीं होती है, ये वक्त बताएगा, लेकिन देखना होगा। शिमला ग्रामीण से प्रमोद शर्मा नाराज है। किन्नौर से तेजवंत नेगी नाराज है। तेजवंत नेगी इंडिपेंडेंट लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मानते हैं ये नहीं मानते हैं, वक्त बताएगा। बहुत सी जगहों पे और जगह भी बगावत है, लेकिन बात वही है कि अब समय कम बचा है। किस किस के लिए चौपर भेजें, किस किस के लिए नहीं। कांग्रेस के लिए ठोग में सबसे पहले टिकट का वितरण चुनौती था। पूर्व अध्यक्ष को टिकट दी तो अब वहां पे 2 बागी आ गए हैं। विजयपाल खाची बगावत पे उतराया है, और इंदु वर्मा जो हाल ही में कांग्रेस में गई थी, शायद टिकट की छोटी लेकर गई थी, नहीं मिला, तो वो भी अब बगावत में है। अब आप उनको कांग्रेस का बागी मानती हैं या बीजेपी का, ये वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं उनको कांग्रेस में आए, उससे पहले वो बीजेपी में। तो किसकी बागी है किसकी नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन वो चुनाव लड़ रही हैं। और यही वजह है कि दिक्कतें लगातार हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के पुराने विधायक जिन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को पटखनी दी थी, तिलक राज, वो भी चुनाव मैदान में है। क्या उनको मना पाते हैं, ये देखना होगा। कई मसले जो हैं अभी एक के बाद एक आएंगे आपके सामने, और ये इस पे सबकी दिलचस्प रहने वाली। इसी बीच में एक चुग्गा फेंका है बीजेपी ने। चुग्गा शब्द का इस्तेमाल मैं बड़े सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी इस तरह से होता है। चुग्गा फेंका है कि जिनको टिकट नहीं मिले उनको पार्टी में पद दिए जाएंगे। ये कहा है बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने। गजब के आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सौम्य हैं, हमारे मित्र हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनको शायद जब उन्होंने ये कहा कि हम जिनको टिकट नहीं दे पाए उनको पार्टी में पद देंगे, उनको शायद ये मालूम नहीं होगा कि पार्टी में तो इसके विपरीत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पार्टी के नियमों के बारे में मालूम नहीं है, हो सकता है वो भूल गए हों, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। पहले उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। पार्टी ने उनको टिकट भी दी है और पद भी दिया है। पार्टी ने उनको विधानसभा की टिकट दी थी, फिर उनको लोकसभा की टिकट भी दी है और उनको पद भी दिया है। तो जिनको टिकट नहीं उनको पद मिलेगा, ये बात यहीं से मायने होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिनके पास पद था वो टिकट ले गए। उनके बाद दूसरे नंबर पे पार्टी के महासचिव आते हैं। तीन महासचिव थे यहां पे, त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल। तो आप जम्वाल के 2, कपूर के 2, आगे जम्वाल, ये जम्वाल के 2, आगे त्रिलोक, आगे त्रिलोक, पीछे त्रिलोक, आगे जम्वाल, पीछे जम्वाल। बोलो कितने बाल कितने लाल? तो 3 लाल पार्टी के थे ये तीनों। जिम्मा था संगठन को आगे ले जाने का, इसलिए पद दिया था। लेकिन पद के साथ साथ टिकटें भी झटक ली। एक के पास पहले थी, एक के पास जो राकेश जम्वाल है उनके पास टिकट भी था, विधायक भी थे, पद भी था। और जिनके पास सिर्फ पद ही था वो टिकट भी ले गए। तो जिनको टिकट नहीं मिला वो पद, ये कह रहे हैं उनको पद मिलेंगे, ये कह रहे हैं भाजपा के अध्यक्ष। लेकिन वास्तविकता यह है कि पद और टिकट अपने ही लोगों को मिलते हैं। ये इस पार्टी में स्थापित तथ्य है। पात्र को नहीं, विश्वास पात्र को मिलते हैं, फिर चाहे 2-2, 3-3 क्यों न देना। पिछली बार भी कहा गया था कि हारे हुए लोगों को, जिनको टिकट दिया है वो चुनाव लड़ेंगे,
और जिनको नहीं दिया है उनको पद देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो हार गए पद उन्हीं को मिले। चेयरमैन निगमों बोर्डों के मैक्सिमम वही लोग बोले, उनमें से बहुत कम मिले जिनकी टिकटें कम हो गई थी। और एक व्यक्ति एक पद वाला तो मामला बीजेपी में अब है ही नहीं, आपने देख लिया। तो सबसे पहले जो सुरेश कश्यप जी ने कहा कि जिनको टिकट नहीं मिला उनको पद देंगे, तो उन्होंने अपनी स्थिति शायद नहीं देखी कि उनको टिकट भी मिला है, पद भी मिला है। वास्तविकता यही है कि कोई क्राइटेरिया इस तरह का फॉलो होता नहीं है। ये भक्ति घोषणाएं होती हैं, कोई इस घोषणा के फेर में आ गया तो मान गया, काम निकल गया तो कौन पूछता है। तो ये स्थितियां हैं। उधर हालांकि कांग्रेस ने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, उसके पास वो पद बांटेगी भी कहाँ से, सरकार आएगी तब पद बांटे जाते हैं। तो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने पद बांटे, लेकिन बांटे उन्हीं को जिनको पहले टिकटें भी बांटी थी। तो ये और इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दिया सुरेश कश्यप जी से ही होती है। बाकी ठीक है, वो अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्तिगत रूप से मैं उनका पूरा फैन हूँ, मैं उनके व्यक्तित्व का। लेकिन बात जब असूलों की आती है तो फिर असूल यही है कि हर असूल को कसौटी पे कसा जाए, तो असूल यही था। अब बात कर लेते हैं जी हम हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की। चुनावी चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश छोटे राज्यों की बेरोजगारी लिस्ट में टॉप 3 पे आ गया है। और बड़े बड़े वादे यहाँ होते हैं, हमने इतनी नौकरियां दे दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी पार्टी आ रही, कह रही है हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। अरे बाबा, 1 लाख नौकरी 1 साल में, 10 लाख से ऊपर कल बताया था उन्होंने आंकड़ा, प्रतिभा जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने 10 लाख है। तो मतलब आधी बेरोजगारी को खत्म कर देंगे अगर सरकार उनकी आई तो, ये दावा कांग्रेस का है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कई ऐसे पद हैं जो काट दिए गए हैं, छांट दिए गए हैं, डाइंग कैडर में डाल दिए गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है 26 अक्टूबर की। उस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर इस समय 9.2% है, जबकि नेशनल जो दर है बेरोजगारी की वो 7.9 है। यानी हम लगभग 1.3% ज़्यादा है नेशनल एवरेज से भी हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी। हालांकि यहाँ पे पर्यटन, बागवानी, पावर सेक्टर में रोजगार की अपार संभावना है, लेकिन इसके बावजूद 9% से ज़्यादा की बेरोजगारी दर कोई अच्छा संकेत नहीं होगा। युवाओं ने उच्च व प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लाखों खर्च रखे हैं, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो हताश हैं। 12 लाख से 8 लाख से ज़्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं और दावे ये हैं कि ये 12 लाख से अधिक है। छोटे राज्यों की बात करें तो हिमाचल से ज़्यादा बेरोजगारी गोवा में, बहुत ही छोटा राज्य है, 10% है, और त्रिपुरा में 17% है। दोनों राज्य हिमाचल से छोटे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर हिमाचल है। और हिमाचल से ज़्यादा बेरोजगारी जो है ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो हरियाणा, झारखंड, जम्मू, राजस्थान, बिहार और दिल्ली में है। हिमाचल जो है 9वें नंबर पे है ओवरऑल अगर हम स्टेट राज्यों की बात करें तो, और बेरोजगारी के मामले में, और छोटे राज्यों की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे है। आपकी जानकारी के बता दूं कि विभिन्न विभागों में बोर्डों और निगमों के हाल ही में 2068 पद जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि 1990 की अगर बात करें तो बिजली बोर्ड में 42,000 से अधिक फील्ड स्टाफ था, अब 17,000 रह गया है। समस्या ये है कि नौकरियां हैं नहीं और वादे बहुत हैं। जहां नौकरियां हैं वहां पछड़ा ये है कि भर्तियां कोर्ट में फंस जाती हैं। शास्त्री, जेबीटी, जेओआईटी, कौन सी भर्ती है जो कोर्ट में नहीं फंसी है? कुछ भर्तियों के तो अभी पता ही नहीं है कि कब क्लियर होंगी, कब नहीं होंगी। नौजवान बेरोजगार हताश हैं, निराश हैं और पार्टियां मजे ले रही हैं। जिन पार्टियों को चुनाव से बहुत पहले अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर देना चाहिए था, वो अभी भी चौपर भेज के, गाड़ियां भेज के अपने अपने बागियों को मनाने में जुटी हुई हैं। किसे परवाह है राज्य की, लोगों की? सब अपना अपना देख रहे हैं। सब इस बात पे लड़ रहे हैं कि कबीले का सरदार कौन होगा। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि कबीले का यानी स्टेट का क्या होगा, सत्ता कौन लेगा, इसके लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन स्टेट का क्या होगा इसके लिए किसी के पास कोई विजन नहीं है। आज चार्जशीट आ जाएगी, विजन डॉक्यूमेंट नहीं आया है, आना क्या चाहिए? आरोप तो लगते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चार्जशीट नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन जो पहले आई थी उनका क्या हुआ? डस्टबिन में चली जाती है। चुनाव से कुछ दिन पहले चार्जशीट आती है और
जैसे ही चार्जशीट देने वालों को सत्ता मिलती है, पिछले कुछ चुनावों का यही परिणति रही है, यही परिणाम रहे हैं, फिर वो भूल जाते हैं। और इस सरकार ने तो आते ही कह दिया था कि हमने तो राजनीतिक द्वेष के आधार पर किसी को टारगेट नहीं किया। तैयारी हो रही होगी जी कि हम किसी को नहीं तंग करेंगे, कोई हमको तंग नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रदेश के लोग कई मसलों पर तंग हैं और उसके ऊपर बीजेपी कांग्रेस दोनों को सोचने की जरूरत है। सबके घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि रोजगार मिलेगा कहाँ। जब रोजगार के कुछ अवसर सामने आते हैं तो एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोग लाइन में होते हैं। पोस्ट की मान लीजिए कि क्वालिफिकेशन जमा दो भी है तो उसके लिए MA, MPhil और PhD तक के लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो वही है ना कि 4 दिन का चुनाव है, इसको उसको काला गोरा बता के लोगों को भरमा के लड़ लो, सत्ता मिल गई तो फिर देखेंगे, बात की बात है। लेकिन इनको सबक कौन सिखा सकता है? किसी भी पार्टी के नेता हों, ऐसे नेताओं को सबक आप सिखा सकते हैं। इसलिए मतदान जरूर करिएगा, ये आपका हक है और अपने हक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो जाहिर है कि आप अपने स्टेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप अपने स्टेट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? एक एक वोट कीमती होता है, मतदान जरूर कीजिएगा। आप प्रेरणा लीजिए श्याम शरण नेगी जी से, देश के प्रथम मतदाता हैं और उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए उसमें उन्होंने मतदान किया है। इसलिए नो इफ्स नो बट्स, आप अपना वोट जरूर डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।